प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सद्देव मौर्य जनता विद्यालय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन फिजिक्स की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति तथा किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन किया था। आज हम लोग विभव प्रवणता के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। विभव प्रवणता, इसकी इंग्लिश होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपने देखा होगा कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर यदि कोई पॉइंट P स्थित होता है तो जो विभव का फार्मूला आता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये सारे टर्म कांस्टेंट हैं और यदि चार्ज न बदले, Q न बदले, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/R हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदु आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होता है वह दूरी पर निर्भर करता है। बिंदु आवेश से दिए गए बिंदु के बीच की दूरी R पर निर्भर करता है। कौन? विद्युत विभव V। और कैसे निर्भर करता है? विभव जो है दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 1/R होने का ये अर्थ है कि R का मान यदि ज़्यादा है तो V का मान क्या होगा? कम होगा। यदि R का मान कम है तो V का मान ज़्यादा होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये पॉइंट P चार्ज Q के बिल्कुल पास है तो वहाँ पर विभव का मान बहुत अधिक होगा, जबकि अगर ये पॉइंट P दूर हो जाए तो विभव का मान इस बिंदु की तुलना में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, अतः इस तरह से आपने देखा कि दूरी को बदल देने पर विभव के मान में, विभवांतर के मान में परिवर्तन आ जा रहा है। दूरी बदलने के साथ साथ क्या हो रहा है? विभवांतर के मान में परिवर्तन आ जा रहा है। इस बात को समझने के उपरांत हम आपको परिभाषा बताएंगे विभव प्रवणता की। तो इसकी क्या परिभाषा होती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से एक बात दोहरा देता हूँ, वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। याद रखिएगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो चलिए इसकी परिभाषा हम यहाँ लिख देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, माना कि यह एक कोई वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, A और एक बिंदु है हमारा B। इस बिंदु का विभव है V + dV और इस बिंदु का विभव है V। ये आपका वैद्युत क्षेत्र E। ठीक है, तो और मान लिया कि A और B के बीच की जो दूरी है वो dr है। कितनी है? dr। ठीक है, A का विभव V + dV, V का विभव V है, B का विभव कैपिटल V है और A और B के बीच की दूरी कितना है? dr है। तब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो विभव प्रवणता होगी वो कैसे लिखी जाएगी? आप लिखेंगे यहाँ पर विभव प्रवणता का जो सूत्र बनेगा वो हो जाएगा विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो जो मान लीजिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ PD, पोटेंशियल PD नहीं,
चलिए पीजी लिख दे रहा हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि विभव में कितना परिवर्तन हुआ। तो विभव में परिवर्तन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि वी बी माइनस वी ए लिख दीजिए, अपान जो दूरी है वो कितना है, डी आर है। तो वी बी का मान हो जाएगा वी माइनस ये हो जाएगा वी प्लस डी वी, अपान क्या हो जाएगा, ये डी आर हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, ये वी बी कट जाएगा, आ जाएगा माइनस डी बी बाई डी आर। ठीक है, माइनस डी बी बाई डी आर। और अभी मैंने बताया कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो बी से ए की ओर होगा, इधर होगा बी से ए की ओर होगा। बी से ए की ओर होने को हमने यहाँ माइनस चिन्ह, जैसे जो हमारा माइनस आया है वो यही दिखा रहा है कि हम बी से ए की ओर पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन है। ठीक है, हालांकि जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मतलब जब हम इसका केवल मापांक लेंगे, आंकिक मान लेंगे, तो उस टाइम हम डी बी बाई डी आर लेंगे। आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, इसका मॉडुलस ले लेंगे, जब इसका मापांक ले लेंगे तो ये माइनस हट जाएगा। माइनस माने क्या दिखा रहा है कि जो इसकी डायरेक्शन है वह माइनस विभव से, माने निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, वो माइनस यहाँ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आप परिभाषा में केवल डी बी बाई डी आर भी बोल सकते हैं, माइनस केवल बता रहा है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और इसका जो मात्रक बन जाएगा वो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक में हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वोल्ट बाई मीटर, वोल्ट बाई मीटर। इस तरह से विभव प्रवणता को आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर निगमन देखेंगे। चलिए देखते हैं विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को। इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई। इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच की जो सूक्ष्म दूरी है वो कितना है, डी आर है। इनके बीच की जो सूक्ष्म दूरी वो कितना है, डी आर। ए का जो विभव है वो भी है, बी का जो विभव है वो भी माइनस डी वी है। कितना है, बी माइनस डी बी। ए का विभव भी माने ए का विभव ज़्यादा, बी का विभव क्या है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है। विभव प्रवणता जहाँ हमको लेना होगा हम ऐसे समझेंगे डी बी बाई डी आर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता। चलिए तो थोड़ा सा मान लेते हैं इसी चित्र के नीचे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में दो बिंदु ए व बी हैं, जिनके विभव वी व वी माइनस डी वी हैं, वी व वी माइनस डी बी, तथा इनके बीच की जो दूरी है वो डी आर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान लिया कि बिंदु बी पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। बिंदु बी पर क्या स्थित है, परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। तो सबसे पहले हम बिंदु बी पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो लिखेंगे Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल वो हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। कैसे, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है। इस फार्मूले का अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा ई क्यू नॉट। ठीक है,
तो F इज इक्वल टू आ गया ई इंटू क्यू नाट। अब जो है कि हम क्या करेंगे, हम कार्य निकालेंगे। कहाँ से कहाँ, इस क्यू नाट को B से उठा करके कहाँ तक लाया जाएगा, A तक। तो हमें उसमें कार्य निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, लिखते हैं क्यू नाट को B से A तक लाने में किया गया कार्य, वो कार्य क्या हो जाएगा, उस कार्य को मैं लिख दे रहा हूँ dW इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल है F, चूंकि बल की दिशा में तो विस्थापन हो नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये परीक्षण आवेश है तो इस पर बल लग रहा है इधर, F लग रहा है इधर, और जो आप विस्थापन है वो उल्टी दिशा में ला रहे हो। तो जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 होता है तो उस टाइम कार्य का सूत्र होता है बल गुणे माइनस dr कर देते हैं। ये कैसे आया, F डॉट डी लगाएंगे तो एफ डी cos थीटा आएगा, cos 180, थीटा का मान 180 हो जाएगा तो cos 180 का मान माइनस होने हो जाएगा, तो ये आ जाएगा F, मैं इसको लिख दिया माइनस F इंटू डी आर। ठीक है, आप वेक्टर से लगा सकते हैं इसको, बस ऐसा समझिए कि बल और विस्थापन के बीच का कोण जब 180 होगा तो आप यहाँ माइनस यूज करेंगे, यहाँ माइनस यूज कर लीजिए या फिर यहाँ माइनस यूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहीं माइनस लिख देता हूँ, माइनस एफ इंटू डी आर, माइनस एफ इंटू डी आर। ठीक है, अब क्या होगा, f का मान उठा के रख दीजिए, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ का मान आया माइनस ई क्यू नाट इंटू डी आर, इंटू क्या हो गया डी आर। अब हम क्या करते हैं कि बिंदु A और B के बीच का विभवांतर निकालते हैं। ठीक है, अब बिंदु A व B के बीच का विभवांतर, वो विभवांतर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू हो जाएगा, विभवांतर का सूत्र होता है कार्य बटे आवेश, तो कार्य कितना हुआ dW, आवेश कितना हुआ, आवेश किसको लाया, क्यू नाट को लाया। ठीक है, तो ये जो VA माइनस VB है इसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो VA का मान है V माइनस VB का मान है V माइनस DV। ठीक है, इज इक्वल टू DW का मान अभी निकाला गया माइनस E क्यू नाट इंटू डी आर अपान क्यू नाट हो जाएगा, तो ये क्यू नाट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास आएगा ये भी कट जाएगा और ये माइनस डी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसे आएगा वाई V माइनस V प्लस डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। तो ये V भी कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या आता दिख रहा है आपको, E इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर भाग आ जाएगा, तो ये मान लीजिए माइनस E इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाई डी आर। आप इस माइनस को यहाँ हटाएंगे तो आएगा विच इम्प्लाइज दैट, क्या आएगा E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये देखिए ये विभव प्रवणता हो गई और ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है वह विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होता है, ऋण विभव प्रवणता के क्या होता है आपस में बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से आपने विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध देखा। आप इसका वेक्टर फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, मैं इसका सदिश रूप थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसी सूत्र का सदिश रूप। सदिश रूप क्या हो जाएगा, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, अब चूंकि पोजीशन वेक्टर भी सदिश राशि होता है और ये भी सदिश राशि होता है, तो आएगा dv इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर, वेक्टर ई डॉट डी आर। ये इसका सदिश रूप है, किसका, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का। वेक्टर ए डॉट बी बराबर इधर स्केलर राशि आ जा रही है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब अगला टॉपिक देखते हैं, चलिए देखते हैं समविभव पृष्ठ, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है
उस वैद्युत क्षेत्र में हम लोग एक पृष्ठ खींचते हैं या लेते हैं, अगर उस पृष्ठ के सभी बिंदु का विभव समान हो, माने एक ऐसा पृष्ठ जिस पर जितने भी बिंदु होते हैं सबका विभव क्या हो, समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को क्या बोला जाता है, समविभव पृष्ठ। जैसे ये ग्रीन बोर्ड है, इसका ये पॉइंट है, सबका विभव मान लीजिए 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तो इतने दूर का ये जो क्षेत्रफल होगा सरफेस का, ये क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि समविभव पृष्ठ का जो प्रत्येक बिंदु है उसका विभव क्या होता है, समान होता है। तो इससे अभी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ विभव 10 तो यहाँ भी विभव 10। अब विभवांतर दोनों का अंतर लेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो आइए परिभाषित इसको कर देते हैं। लिखेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा वह पृष्ठ स्थित जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि समविभव पृष्ठ के लिए जो विभवांतर होगा, विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, इसमें बराबर है। तो चलिए ठीक है, अब आइए ये भी देख लेते हैं कि समविभव पृष्ठ के क्या गुण होते हैं। तो समविभव पृष्ठ के गुण को देखते हैं। चलिए, अब इसमें जो पहला प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। अतः हम समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि आवेश को कैरी आउट करके ले जाएं, ढोकर ले जाएं, तो इसमें कोई कार्य नहीं होगा, इसमें कोई कार्य नहीं किया जाएगा। माने अगर मान लिया ये पूरा ग्रीन बोर्ड अगर समविभव पृष्ठ है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मान लीजिए Q0 को हम पॉइंट B से पॉइंट A तक लाएं तो वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो W का फार्मूला होता है वो होता है V/Q, V/Q। तो ये जो V माने dV/ मान ली DQ कर देते हैं, सॉरी DQ नहीं रहेगा, क्यों रहेगा, dV कितना हो जाएगा, dV माने विभव में परिवर्तन। तो यहाँ भी 10 वोल्ट या मान लीजिए यहाँ का विभव V, तो यहाँ का विभव V में V से चला गया तो हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। तो इसलिए 0 भागे कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको मौखिक बता दे रहा हूँ। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वह यह है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में यदि आवेश को ले जाया जाए या वहाँ से ले आया जाए तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो समविभव पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ पर यदि हम अभिलंब खींचें, किसी समविभव पृष्ठ पर यदि हम अभिलंब खींचें तो वह सदैव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रकट करेगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है
उसको उसको यदि पता करना है तो समविभव पृष्ठ पर क्या करेंगे हम लोग, अभिलंब खींच के पता कर सकते हैं। बात समझ में आई कि किसी भी समविभव पृष्ठ पर यदि हम अभिलंब खींचे तो वह अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि यदि तीसरी प्रॉपर्टी इसकी यह है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते, क्योंकि काटेंगे यदि तो कटान बिंदु दोनों पृष्ठों पर स्थित होगा। मान लिया जाए इस वैद्युत क्षेत्र, इस वाले पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है और इस वाले पृष्ठ का जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है, तो ये बिंदु जब दोनों पे पड़ जाएगा तो क्या ये वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक हो सकती हैं? क्योंकि ये तो पृष्ठ दो है तो दिशा एक हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि दो समविभव पृष्ठ जो परस्पर एक दूसरे को काटते हैं ऐसा कभी संभव नहीं है। फिर से एक बार इसको बता दे रहा हूं कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर काटेंगे तो इस कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव हो जाएंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती हैं। इसका जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है 4 नंबर का, उसमें ये बात जानना होगा आपको कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर जो है वैद्युत बल रेखाएं जिन स्थानों पर समविभव पृष्ठ पास पास होंगे, जिन स्थानों पर समविभव पृष्ठ पास पास होंगे वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जिन स्थानों पर समविभव पृष्ठ दूर दूर होंगे वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा या कमजोर होगा या कम होगा। इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं, जबकि दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। तो इस तरह से आपने समविभव पृष्ठ के 4 गुणों को देखा। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि समविभव पृष्ठ की आकृतियां कैसी कैसी हो सकती हैं। मान लीजिए कि यदि बिंदु आवेश है तब क्या होगा, और रेखीय आवेश है तब क्या होगा। इस तरह से हम ये जानेंगे कि जो समविभव पृष्ठ है उसका आकार कैसा होगा। ठीक है,
ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भिन्न भिन्न आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारा जो आवेश वो बिंदु आवेश है और विलगित है, माने इसका किसी अन्य आवेश से कोई कनेक्शन नहीं है, ये स्वतंत्र है। और अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो इससे उत्पन्न समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तो उसको पता लगाने के लिए हम इसको सेंटर मान करके एक गोली चाप खींचते हैं या गोला बना देते हैं, एक गोली पृष्ठ ऐसे खींचते हैं। जितने भी गोली पृष्ठ खींचेंगे सभी क्या कहलाएंगे, इस बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। अर्थात बिंदु आवेश से उत्पन्न समविभव पृष्ठ गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। ठीक है, चलिए आइए दूसरी बात देखते हैं। मान लीजिए कि आपका जो आवेश है वो ऐसे रेखीय है, जो आवेश है वो कैसे है? रेखीय है। तो इस रेखीय आवेश से जो समविभव पृष्ठ उत्पन्न होगा वह इस रेखा को अक्ष मानकर खींचे गए बेलना पृष्ठ जैसा हो, बेलनाकार पृष्ठ जैसा होगा। इस रेखा को अक्ष मानकर बेलनाकार पृष्ठ जैसा होगा। कौन? आपका समविभव पृष्ठ। कब? जब रेखीय वैद्युत आवेश रहेगा तब। इसका मतलब मान लीजिए हम ऐसे खींच दे रहे हैं, ये एक बेलनाकार पृष्ठ हो गया, और भी हो सकता है ये बेलनाकार पृष्ठ हो गया। ये सारे बेलनाकार पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ है। ठीक, इसका मतलब अगर रेखीय आवेश स्रोत है तो हमारा समविभव पृष्ठ बेलनाकार होगा। कैसा होगा? बेलनाकार होगा। ठीक, चलिए आइए तीसरी बात जानते हैं। मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमारा समविभव पृष्ठ कैसा होगा? तो वह समांतर और समदूरस्थ, समांतर और समदूरस्थ समतल पृष्ठ जैसा होगा। किसका? एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया समविभव पृष्ठ समतल, समांतर और आपस में समान दूरी पर स्थित होता है। तीसरा भी हो गया। आइए चौथा देखते हैं। चौथा क्या है आपका? चौथा मान लिया कि हमने यहाँ एक माइनस चार्ज लिया, एक यहाँ प्लस चार्ज ले लिया। जैसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति होती है, मान लीजिए वैसे ही। तो आपको पता है कि वैद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश में आके समा जाती हैं। और यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं आपस में क्या होंगी? बाहर की तरफ निकलेंगी। ये पॉजिटिव टू निगेटिव, ये हो गया आपका। यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? बाहर की तरफ जाएंगी। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं मान लीजिए। ठीक, तो इस दोनों बिंदु आवेशों से संयुक्त जो हमारा समविभव पृष्ठ होगा वो ऐसा होगा। ये गोलाकार, ये थोड़ा सा चपटा होगा, और ये थोड़ी आकृति ऐसे यहाँ भी होगा। ये गोलाकार, ये थोड़ा सा दीर्घवृत्त जैसा, और ये फिर से अतिपरवलयाकार। कब? समझ लीजिए वैद्युत द्विध्रुव में ऐसा ही समविभव पृष्ठ बनेगा जो अतिपरवलयाकार रूप का पकड़ लेगा ये ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि ये 4 पॉइंट है। एक पॉइंट इसमें और मैं जोड़ दे रहा हूँ। मान लीजिए कि दोनों बिंदु आवेश धनावेश हो या ऋणावेश हो, तब कैसा होगा? मान लीजिए ये प्लस है और यहाँ वाला भी ये प्लस है, तो क्या होगा? ये वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी यहाँ से भी निकल जाएंगी, यहाँ से भी निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी। तमाम वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, ये निकले तो इसका जो समविभव पृष्ठ होगा वो ऐसा होगा। ये गोली, ये भी गोली, और ये भी गोली, और यहाँ पर भी वैसी स्थिति थी, गोली, ये भी गोली, और ये भी गोली। और लास्ट में क्या होगा? जब इन दोनों में आपस में प्रतिकर्षण बहुत तीव्र हो जाएगा तो ये इस आकार को पकड़ लेंगे सब, इस आकार का। ठीक है, इस आकृति का कब होगा? जब ये दोनों धनावेश हों
या दोनों ऋणावेश हों। एक डंबल में ये बंद जैसा हो जाएगा। यदि ये दोनों धन धन है तो ऐसा है, अगर दोनों ऋण ऋण हो जाएंगे तो बस अंतर ये होगा कि जो धनावेश से बल रेखाएं निकल रही हैं वो धनावेश में बल रेखाएं समाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि भिन्न भिन्न आवेश वितरण के कारण जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है वह कैसी आकृति का रूप धारण कर लेता है। चलिए और देखते आगे। चलिए देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, माने हम उसका वेग निकाल के दिखाएंगे, फिर उसी में गतिज ऊर्जा के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, इसमें मान लीजिए ये पॉइंट A है, इस पॉइंट पर मैंने एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, और अगर ये इस रुका हुआ है, रखा हुआ है, स्थित है, स्थिर है, तो इसका प्रारंभिक वेग u अवश्य ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, मान लिया हम इसे स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, तो चूंकि परीक्षण आवेश को धनावेश से अगर लिया जाए तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में मूव करने लगेगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में मान लीजिए मूव करके ये पॉइंट वहाँ पर आ गया, B पर आ गया। कितना दूरी तय किया, x दूरी तय किया। ठीक है, x दूरी तय करके यहाँ आ गया, और यहाँ पर इसका अंतिम वेग क्या है, v है। यहाँ से यहाँ गतिमान होते समय इसका जो एक्सीलरेशन है, त्वरण क्या है, वह स्मॉल a है। ठीक है, इस तरह से हमें यही वेग निकाल के दिखाना है v वाला। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक आवेश विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में बिंदु A पर स्थित है, माने रुका हुआ है, स्थित है। देखिए स्थिरता है, स्थिर माने रुका होना होता है, स्थित है मान लीजिए रुका ही है, वह रुका गया। आवेश को मैंने क्या मान लिया, आवेश Q0 विद्युत क्षेत्र E में बिंदु A पर स्थित है या रखा है। ठीक है, अब जब इसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो यह विद्युत क्षेत्र E की दिशा में x दूरी तय करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि इस Q0 पर कितना विद्युत बल लगा, Q0 पर कितना विद्युत बल लगा, तो उसको पहले पता कर लीजिए। तो लिख देते हैं Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला विद्युत बल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F = E × Q0। आपने देखा होगा कि ये जो फार्मूला होता है E = F/Q0 से आया है, फिर ये गुणा करने के बाद F = E Q0 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि जब वह A से B तक भागता है तो उसका जो त्वरण है वो कितना है, A है। तो इसका जो त्वरण बनेगा, लिख देंगे Q0 का जो त्वरण होगा, त्वरण वो कैसे निकलेगा, A = F/m से। ये भी बेसिकली फार्मूला है, ये बराबर ma से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब फोर्स का मान यहाँ से उठा के रख दीजिए, तो एक्सीलरेशन A = फोर्स का मान हो जाएगा EQ0/m, ये एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर वेग, प्रारंभिक वेग 0 है और यहाँ पर वेग मैंने मान लिया है v है, यहाँ के बीच का डिस्टेंस मालूम है, तो हम समीकरण 3 से बहुत ही आसानी से v को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a। तो हम लिखेंगे अब गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण से, वो समीकरण क्या है, v² = u² + 2as। ठीक है,
तो वी स्क्वायर तो रहेगा ही, यू स्क्वायर 0 हो जाएगा क्योंकि वो रुका हुआ कण था, प्लस 2a एस के जगह क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a का मान उठा के वहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, अगर हम a का मान उठा के रख देते हैं यहाँ पर, तो आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का मान ये है ई क्यू नॉट बाई एम, क्यू नॉट बाई एम इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा वेग आया अंडर रूट 2e क्यू नॉट x अपान m आया। अच्छा, आप अगर इस x से भी फ्री होना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं, तब आपको विभवांतर के पदों में ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए बिंदु a और b के बीच का जो विभवांतर है वो v है, ध्यान दीजिए a और b के बीच का विभवांतर कितना है, v है। a और b के बीच की दूरी पता है, तो वो जो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था, वहाँ ये अवश्य हो जाएगा कि अब हमने आपको पढ़ाया दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर v इज इक्वल टू ई इंटू डी, ई और d का मान ये हो जाएगा x हो जाएगा, e इंटू एक्स, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ से x का मान निकाल के बहुत आसानी से रख सकते हैं। x का मान अगर आप निकाल के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई ई। तो आप यहाँ पे इसका मान उठा के रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्मॉल v इज इक्वल टू अंडर रूट 2e क्यू नॉट, x का मान रखेंगे आप तो v बाई ई आ जाएगा, v बाई ई अपान m, ई से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो वो वेग आ जाएगा अंडर रूट q अपान m। इस तरह से आपने देखा कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गतिमान होता है तो उसका वेग आता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2vq नॉट अपान स्मॉल m, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस कण की गतिज ऊर्जा की बात करूं तो जो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी के लिख देते हैं, के इज इक्वल टू हाफ और ये m, और अगर आप v स्क्वायर करोगे तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर का मान यही से निकाल लेते, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, 2vq नॉट अपान m, ठीक है। v का मान पड़ा हुआ है, इससे स्क्वायर करके आप बिजली मान निकाल सकते हो, तो ये m क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू क्या आ गया, आया v इंटू क्यू नॉट। मैंने यहाँ क्यू नॉट लिया है, आप क्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आया विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। किसका ये फार्मूला आया, यदि कोई कण स्थिर है वह अचानक से गतिमान हो जाए तो उसके पास गतिज ऊर्जा कितनी होगी, v इंटू क्यू नॉट, उसका वेग कितना होगा अंडर रूट 2v नॉट अपान स्मॉल m होगा, ठीक है। अब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ देखेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि जब कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो अपना जो रास्ता है किस रास्ते से चलता है, माने उस चलने वाले रास्ते की आकृति क्या होगी। सरल भाषा में यदि कहें तो जब कोई आवेशित कण किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में चलता है तो उसके चलने से जो आकृति निर्मित होती है उसका क्या नाम होगा, माने उसका पथ कैसा होगा, रेखा जैसा होगा, वृत्त जैसा होगा, परवलय जैसा होगा, या कैसा होगा। इन सब आकृतियों में इस बात को देखेंगे। तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण अभिलंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, तो उसका जो गमन पथ होता है, उसका जो चलने का रास्ता होता है वह परवलयाकार होता है। इस निगमन में हम यही सिद्ध करेंगे कि जब कोई आवेशित कण किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका गमन पथ परवलयाकार होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि दो समांतर प्लेटें हैं, इस पे प्लस चार्ज पड़ा हुआ है और
इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। ठीक, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ऐसे होगी। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा। तो वैद्युत बल की भी दिशा नीचे होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। वैद्युत बल की दिशा भी नीचे, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा नीचे की तरफ हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चार्ज Q है, ये Q है, ये क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है ऐसे 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर जब इसमें ये प्रवेश करता है तो इसके जो चलने का रास्ता है, मान लीजिए धन Q है, तो ये धनावेश है, तो ये धनावेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इसको सीधा नहीं चलने देगा, बल्कि क्या करेगा, नीचे की तरफ धकेलेगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि धनावेश है तो ऋणावेश वाला इसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इसका जो पाथ है वो ऐसे चलेगा, इसका जो पाथ है वो बिल्कुल ऐसे चलेगा। और जब तक यह वैद्युत क्षेत्र में रहेगा तब तक तो इसका पथ पैरबोलाकार रहेगा, और जैसे क्षेत्र से यह स्वतंत्र होकर बाहर आ जाएगा, यह फिर से यह स्ट्रेट लाइन का अनुसरण करने लगेगा, सरल रेखा जैसा भागना शुरू कर देगा। मान लिया इस समय भागते समय इसका वेग कितना है, v डैश है, ये Q चार्ज है। ठीक है, बात समझ में आई। ये इसका एक थोड़ा सा फिगर रहा। मान लेते हैं इस आवेशित कण का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। ठीक, अच्छा, अब हम ये मान लेते हैं कि जब तक वह क्षेत्र में चला, तो ये जो टेढ़ा वाला पथ है इसी को हमें सिद्ध करना है कि ये परवलयकर है। तो जब तक वह क्षेत्र में चला, क्षेत्र में चलने के बाद यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर उसका क्या निर्देशांक होगा, हम ये मान लेते हैं कि x अक्ष पर उसने चला x दूरी और y अक्ष पर कितना चला, y दूरी। इसका अर्थ ये हुआ, ये रहा x अक्ष और ये रहा आपका y अक्ष। ठीक है, नीचे की तरफ y विस्थापन हो जाएगा, सामने की तरफ x विस्थापन हो जाएगा। तो जो माने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है। आप समझ सकते हैं कि ये वाली पूरी डिस्टेंस क्या है, x है, और यहाँ से ये जो पूरा है, पूरा यहाँ से ये वाला ये टर्म, ये आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको भागने में कितना टाइम लगता है, स्मॉल t टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम हम इसमें मानते हैं कि जो है दो समांतर प्लेटें हैं, जिसमें पहले से एक पर प्लस आवेश दूसरे पर माइनस आवेश है। इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। ये बात ध्यान रखना है, किनारों पर वैद्युत क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा होगा और बीच में वैद्युत क्षेत्र एक सा होगा। ठीक है, वो कितना वैद्युत क्षेत्र है, ई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, जिसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर, माने प्लस से माइनस की ओर है। वैद्युत बल की भी दिशा इधर है। तो इसमें मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान और प्लस Q चार्ज स्मॉल v वेग से, किससे, कितना वेग से, स्मॉल v वेग से वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है। अभिलंबवत प्रवेश करने के बाद वह t समय बाद x क्षैतिज दूरी तथा y ऊर्ध्वाधर दूरी तय करते हुए यहाँ पर पहुँच जाता है। मान लीजिए कि वह A से सबसे पहले पॉइंट A पर क्षैतिज घुसा और अभिलंबवत घुसा, और उसके बाद t टाइम तक कहाँ तक रहता है, इस बिंदु B तक रहता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसके बाद क्या करना। मैं लिख नहीं रहा हूँ इस बात को, आप क्या लिखेंगे कि माना प्लस Q आवेश दो समांतर प्लेटों के बीच अभिलंबवत स्मॉल v वेग से प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद वह स्मॉल t समय तक क्षैतिज दूरी x और ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करते हुए बिंदु B पर पहुंच जाता है। बिंदु B के बाद वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो वह फिर से एक रेखा में अनुसरण करने लगता है। हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस ही देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें पहले लिखेंगे, आप ये ध्यान दीजिएगा ज़रा कि जो वैद्युत बल की दिशा है वो ऊपर से नीचे की ओर, माने y एक्सिस के अलांग है, x एक्सिस के अलांग नहीं है। तो हम पहले लिखते हैं कि क्षैतिज दिशा के लिए, क्षैतिज दिशा में क्या हो रहा है। क्षैतिज दिशा में हमने माना है कि t टाइम में कण क्षैतिज विस्थापन कितना लिया है, x लिया है। तो इसके भागते समय इसका कुछ त्वरण होगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा कि हम लिखेंगे कि x बराबर ux इंटू टाइम प्लस हाफ ax इंटू टाइम का होल स्क्वायर। अब बात समझिए, ux क्या है,
जो वेग का क्षैतिज घटक है, x अक्ष की दिशा में वेग समझ लीजिए आप, x वो दूरी है, तो x कितना हो जाएगा, ux कितना होगा, ux ही तो आपका क्या है पूरा, ux क्या है वो v बन जाएगा, क्योंकि क्षैतिज वेग है, ऊर्ध्वाधर वेग तो है नहीं, तो ये ux क्या हो जाएगा, v इंटू ये हो जाएगा आपका t हो जाएगा प्लस हाफ। अब आप देखिए कि जब क्या ax होगा, x अक्ष की दिशा में कोई त्वरण होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x अक्ष की दिशा में तो कोई बल लग ही नहीं रहा है। जब कोई बल नहीं लग रहा है तो त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। बल किधर लग रहा है, y अक्ष की दिशा में लग रहा है, इसलिए y अक्ष की दिशा में त्वरण शून्य नहीं होगा। तो ये देखिए कि ये जो त्वरण है इसका मान क्या हो गया, शून्य, और बाकी कुछ भी रहे ये जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया क्या, v इंटू टी। हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, x अपान v, विच इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी मैंने टाइम निकाल लिया पहले चीज़ से। अब हम ऊर्ध्व दिशा में जरा इसको लगाते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में देखिए क्या करना है, ऊर्ध्वाधर दिशा में t टाइम बाद वो y दूरी तय किया है, तो वहाँ पर चलेगा मामला y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू चलेगा uy इंटू टाइम का स्क्वायर प्लस हाफ ay इंटू टाइम का होल स्क्वायर। हमने मान लिया कि y अक्ष की दिशा में उसका त्वरण क्या है, a है, y अक्ष की दिशा में उसका त्वरण क्या है, y a है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा uy। प्रारंभ में क्या कण y अक्ष की दिशा में भाग रहा था, नहीं, क्योंकि उसके पास क्षैतिज वेग था, इसलिए y अक्ष की दिशा में भागने वाला चलने वाला उसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये uy जीरो हो जाएगा इंटू टाइम का स्क्वायर रहने दीजिए, और ये 1/2 ay का जो मान है वो a हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका t का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कि uy जीरो हो गया। क्यों, कि प्रारंभ में ऊपर ले जाने वाला उसके पास वेग नहीं था। अब आप देखेंगे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, t का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ a, और वो क्या हो जाएगा t स्क्वायर मतलब ये मान यहाँ से रख देंगे समीकरण 1 से, t का मान तो आ जाएगा x स्क्वायर बाई v स्क्वायर, विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि a का मान निकालेंगे। a का मान कैसे निकलेगा, a का मान निकालने के लिए जब इसका a क्या है, त्वरण है, कैसा त्वरण है, y अक्ष की दिशा में त्वरण है। तो आइए देखते हैं इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं कि इस प्लस q पर लगने वाला वैद्युत बल, ये जो वैद्युत बल है y अक्ष की दिशा में लग रहा है, F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F बराबर E इंटू क्यू, और E इंटू क्यू करने के बाद आप देखेंगे अगर हम न्यूटन का सेकेंड नियम लगा दिए तो F बराबर क्या हो जाएगा, m है, क्योंकि इस पार्टिकल का मास कितना है, m हो जाएगा। अब हम लिखेंगे परंतु F बराबर m इंटू ए से, ये भी अगर आप समीकरण ही देना चाहते हैं तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 था और ये 4 था। इन दोनों समीकरण को जो आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा, मतलब आप देख लीजिए कि ये भी वैद्युत बल है और ये यांत्रिक बल उसको बैलेंस कर देता है, तो ये हो जाएगा ई क्यू इज इक्वल टू, सॉरी एम ए इज इक्वल टू ई क्यू लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ई क्यू बाई एम, कितना आया, ई क्यू बाई एम। ये जो ए की वैल्यू है उठा के वहाँ पर रख देंगे हम। समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा, यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ई क्यू बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 ई क्यू बाई एम वी स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। ये जो समीकरण है इसमें से आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, नियत है, आवेश नियत ही रहेगा, उसका द्रव्यमान नियत ही रहेगा, और वह जिस वेग से एक बार प्रवेश किया है वह भी अगर नियत हो
तो ये जो समीकरण है y बराबर कांस्टेंट इंटू यक्स स्क्वायर के टर्म का हो गया। देख रहे हैं आप कैसा हो गया, कांस्टेंट इंटू यक्स स्क्वायर के रूप का हो गया। यह एक परवलय का क्या है, समीकरण है। यह क्या है, लिख देंगे, जो कि एक परवलय का समीकरण है। इसका मतलब हुआ कि जब कोई आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है तो उसका रास्ता कैसा होगा, परवलयाकार होगा। उसका रास्ता कैसा होगा, परवलयाकार होगा। तो इस तरह से आपने ये भी देखा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण जब चलता है तो उसका गमन पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए जैसे मान लिया जाए कि एक यह धातु की दो आवेशित प्लेटें हैं, ये प्लस चार्ज वाली और ये माइनस चार्ज वाली। ठीक है, तो अब और इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं स्मॉल d, और इनके बीच का जो विभवांतर है वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कितना है, कैपिटल V। इसमें स्मॉल m द्रव्यमान का एक प्लस q चार्ज रखा हुआ है। स्मॉल m द्रव्यमान का प्लस q चार्ज है। ये कब संतुलन की स्थिति में होगा, हम इसका एनालिसिस करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ज़रा ये देख लीजिए कि हम तो पहले से ही जानते हैं कि जो हमारा यांत्रिक बल होता है, गुरुत्व बल होता है, वह सदैव नीचे की तरफ काम करता है। मतलब ये इस यम द्रव्यमान के कारण जो इसका भार होगा वो तो सदैव नीचे की तरफ कार्य करेगा। ठीक है, ये किधर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। अब संतुलन का ये मतलब होता है कि ये स्थिर रहे, न ऊपर मूव करे न नीचे मूव करे, न दाएं मूव करे न बाएं मूव करे। तो ऐसा कब हो सकता है बताइए, कि आप देखेंगे कि ये प्लस नेचर का है, और अगर आप इसे प्लस नेचर का लेंगे तो ये वाला इसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। माने इसके कारण अगर इस प्लेट के कारण अगर इस पर बल दिखा जाए तो वो भी नीचे की तरफ हो गया। हाँ, और ये भार बल डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। तो दोनों बल का योग मिलके क्या हो जाएगा, दोनों बलों का योग आपस में जुड़ जाएगा। दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो प्रभावी बल डायरेक्टली नीचे की तरफ लगने लगेगा। तो क्या ऐसी स्थिति में संतुलन हो सकता है, कदापि नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा में जुड़ गए, तब तो ये आवेश जो है यम द्रव्यमान का आवेश नीचे गिर जाएगा, माने ऋणावेश में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे बलों का डायरेक्शन ऐसा चुनना होगा कि एक बल ऊपर लगे तो दूसरा बल नीचे लगे। माने भार बल नीचे तो वैद्युत बल हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो इस बात को अगर आप समझ गए होंगे तो मैं अब इसका नेचर बदल रहा हूँ, माइनस कर देता हूँ। माइनस करने से क्या होगा, अभी भी भार बल नीचे लगेगा, वो तो बात सही है, लेकिन अब इसके कारण जो इस पे जो वैद्युत बल का जो डायरेक्शन लगेगा, इस माइनस क्यू पर जो बल लगेगा अब वो ऊपर की दिशा में लगेगा, इधर लगेगा, ऊपर की दिशा में लगेगा। या तो ऐसा समझ लीजिए कि ये धनावेश इस ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा, तो जो वैद्युत बल एफ है वो ऊपर की तरफ लगेगा। वैद्युत बल ऊपर और भार बल नीचे। ठीक है, तो यहाँ से जो कंसेप्ट बनेगा आप देख रहे हैं कि अगर ये माइनस रहेगा तभी जाके संतुलन में हो सकता है, अन्यथा नहीं। अगर ऐसा फिगर है तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या आया, भार बल, हम इसी से हम सवाल हल करेंगे। भार बल बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने, वैद्युत बल। भार बल बराबर वैद्युत बल, तो ये हो जाएगा mg बराबर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू। ठीक है, E इंटू क्यू। आप चाहे तो इसे विभवांतर के पदों में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर घनत्व वगैरह दे दिया, अगर इसको आवेश को गोलाकार मान लिया जाए, गोली बूंद मान लिया जाए, तो भाई अगर गोली बूंद मान लेंगे तो उसका अगर गोली बूंद किस धातु का है या द्रव का है तो उसका द्रव्यमान रखेंगे, उसका घनत्व रखेंगे। इस तरह से रख कर हम उसकी त्रिज्या पता करेंगे, सब कुछ रख के इसमें लगा सकते हैं आसानी, सवाल आसानी से लग जाएगा। या अगर नहीं होगा तो मैं इसको कर भी देता हूँ अभी। अब एक दूसरी कंडीशन देखिए जरा इधर, मान लीजिए ये चीज़ें उलट गई, माइनस 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 इधर आ गया, प्लस 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 इधर आ गया। ऐसे हालत में क्या होगा, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, तो ऐसे चली गई। वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे हो गई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की साइड हो गई। अब आपने इसमें जो है स्मॉल m द्रव्यमान का प्लस क्यू चार्ज लिया, स्मॉल m द्रव्यमान का प्लस क्यू चार्ज लिया, तो भार बल तो अभी भी नीचे की तरफ लगेगा। वैद्युत बल किधर लगेगा, वैद्युत बल लगेगा आपका पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये नीचे से ऊपर देख रहे हैं, इस टाइम बैलेंस हो जाएगा। क्या आप इसे माइनस करेंगे तो बैलेंस होगा,
कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वैद्युत बल की दिशा प्लस से माइनस की ओर है। इसका मतलब जो बल की दिशा है वो नीचे से ऊपर की ओर होगी। अगर वैद्युत बल की दिशा नीचे से ऊपर की ओर है तभी तो वह भार बल को बैलेंस करेगा। अगर आप इसको नीचे कर देंगे तो वैद्युत बल की जो दिशा होगी, अगर इसको माइनस कर देंगे तो जो वैद्युत बल की दिशा होगी वो नीचे की साइड हो जाएगी। तो वैद्युत बल की दिशा भी नीचे, भार बल की दिशा नीचे, दोनों बल जुड़ जाएंगे और ये आवेश नीचे गिर जाएगा। इसका ये अर्थ हुआ कि ऐसा स्थिति कभी संभव नहीं हो सकती है। तो इस तरह से देखा, इन दो स्थितियों में यह सूत्र लागू हो सकता है कि भार बल बराबर वैद्युत बल, ऐसे कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, चलिए आइए इस निगमन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। इसको मैंने तो अभी कंसेप्ट बताया, अब इसमें एक थोड़ा सा निगमनात्मक बात कर देता हूँ जिससे आप सवाल में लगा करके यूज कर सकते हैं। आप इससे भी बात समझ जाएंगे, भार बल बराबर वैद्युत बल, इससे भी क्वेश्चन कर ही सकते हैं। थोड़ा सा मैकेनिक्स लगाना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं क्या होगा। मान लिया जाए यहाँ का आवेश माइनस क्यू है, ये तो प्लस है, ये माइनस है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो पॉजिटिव टू निगेटिव हो गई, पॉजिटिव टू निगेटिव हो गई। तो चूंकि ये ऋणावेश है तो ऋणावेश पे जो है वो वैद्युत बल क्षेत्र के उल्टे दिशा में लगता है। ये याद रखिएगा, ये अगर कोई वैद्युत क्षेत्र नीचे ऊपर से नीचे है, अगर इसमें चार्ज ऋण, वो क्षेत्र के उल्टे दिशा में लगेगा तो ऊपर की तरफ हो गया, तो ऊपर की तरफ हो गया तो ये ऊपर लग गया, भार बल नीचे हो जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे कि ये जो इसमें वैद्युत क्षेत्र ई की जो दिशा है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेश मूव करते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि वैद्युत आवेश यदि धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उस पर वैद्युत बल लगता है, धनात्मक रहेगा तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कंसेप्ट तो वही लगेगा कि भार बल बराबर वैद्युत बल। ठीक है, भार बल बराबर वैद्युत बल, तो भार बल हो गया m इंटू जी, वैद्युत बल हो गया E इंटू क्यू। ठीक, ये तो हो गया इसका ये बात। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो m द्रव्यमान का आवेशित कण है उसकी त्रिज्या क्या है, उसकी त्रिज्या स्मॉल r है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि यदि कण की त्रिज्या स्मॉल r व घनत्व रो हो तो कण का वह द्रव्यमान क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर, देखिए एक सूत्र होता है, चलिए क्षमा, स्मॉल m बराबर क्या हो जाए, देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तिरक गुणा कर देंगे तो आ जाएगा घनत्व गुणे आयतन, तो ये हो जाएगा घनत्व रो इंटू आयतन भी। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रो इज इक्वल टू एम बाई भी से ये आया, तिरक गुणा कर देंगे आ जाएगा। m इज इक्वल टू ये रो हो गया, और चूंकि यदि कण की त्रिज्या स्मॉल r मानी गई है, कण को मैंने क्या मान लिया, गोलाकार मान लिया, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इस m का मान उठा के आप यहाँ रख देंगे, इसलिए क्या आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और ये इंटू जी इज इक्वल टू ई का मान भी क्या हो जाएगा, v इंटू ई डी कर लीजिए, यहाँ से e का मान हो जाएगा, देखिए v इंटू ई डी, तो e का मान हो जाएगा v/d इंटू क्यू। कैसे, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा है v बराबर e इंटू एक्स या e इंटू डी, तो e बराबर क्या होगा v/d हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस फार्मूले को बैलेंस करके आप इनमें से किसी एक बात को आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि आवेश की गणना करनी हो, आवेश Q की गणना करनी हो, तो क्या हो जाएगा, आवेश Q इज इक्वल टू, ये सारे टर्म उधर चले जाएंगे, Q इज इक्वल टू ये सब उधर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो, और ये हो जाएगा d अपान कैपिटल V हो जाएगा। इस तरह से आप चार्ज को निकाल सकते हैं कि चार्ज की मात्रा कितनी होनी चाहिए कि वो संतुलित हो। यह संतुलन की अवस्था में निकाला गया आवेश है। इतना बड़ा झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसे याद रखिए, सवाल अवश्य लग जाएगा। भार बल बराबर वैद्युत बल, ठीक है, वो तो मैंने ऐसे कर दिया कि अगर कोई क्वेश्चन आता है त्रिज्या और घनत्व दे दिया तो उसमें आप यूज करके ऐसे लगा सकते हैं। बस आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है
ये याद रखनी है और इसे याद रखना है कि संतुलन की स्थिति कैसे बनेगी। आप फिगर ऐसे बनाओगे तो संतुलन, ये ऋण रहेगा तब संभव है। आप फिगर ऐसे बनाओगे तो संतुलन तभी संभव है जब आप इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, इस तरह से आज आपने ये देखा कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन कैसे ज्ञात किया जाता है। अब आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।